तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है, जिसमें जीके के राजस्थान जीके का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसके लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। होप कि आप लोग इसको लाइक करेंगे। तो इसमें राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी को अभी सबसे पहले कवर किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, इसका सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया था? तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किया था। कब किया था? 1967 में। और उन्होंने राजस्थान को 9 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1967 में जो विभाजन किया था, उसमें उन्होंने राजस्थान को 9 भागों में बांटा था। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा निर्धारण होता है। दूसरा निर्धारण में नाम आता है वो एस.के. सेन का आता है। और इन्होंने 1967 में राजस्थान को 3 भागों में, 3 भौतिक भागों में बांटने का प्रयास किया था। इसके बाद तीसरा निर्धारण रामलोचन सिंह ने किया था 1971 में। तीसरा निर्धारण रामलोचन सिंह ने 1971 में किया था। तो उन्होंने राजस्थान को 2 भागों में, 4 उपभागों में और 13 लघु प्रदेशों में बांटने का प्रयास किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में, अगर इन सभी का अगर सार देखा जाए तो जो बहुत से राजनीति विज्ञान के भूगोल विज्ञान के जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं या महत्वपूर्ण जो शोधकर्ता रहे हैं, उन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। तो कौन कौन से हैं? पहला तो है थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, इसे कहा जाता है थार का मरुस्थल या उत्तर पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा है अरावली पर्वत। और नेक्स्ट है पूर्वी मैदान। और फिर चौथा है हड़ौती का पठार, इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं, हड़ौती का पठार। तो चलिए थोड़ा सा थार के मरुस्थल के बारे में देख लेते हैं। थार का मरुस्थल, तो जो बेसिकली मरुस्थल शब्द है, ये अरबी भाषा के शब्द सखरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कोई भी मृत भूमि। तो सखरा से मिलकर बना है अरबी भाषा की, जिसका अर्थ होता है मृत भूमि। तो बेसिकली जो मरुस्थल है, अगर इसको देखा जाए तो मरुस्थल ऐसा क्षेत्र है जो वनस्पति रहित है, मरुस्थल कहलाता है। तो ऐसा क्षेत्र जो वनस्पति रहित है वो मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल की विशेषता क्या होती है? तो पहली है कि इसमें वर्षा की कमी होती है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में अगर वर्षा ही हो तो रेगिस्तान ही क्यों कहलाए, फिर वो तो हरा भरा जंगल हो जाए। तो वर्षा की कमी होती है। वर्षा की कमी है तो वनस्पति कहाँ से आएंगे, ये बात भी है। वनस्पति नहीं है तो अभयारण्य का कोई मतलब नहीं, ये चीज है। खाद्यान्नों की कमी होगी तो वर्षा नहीं होगी तो खाद्यान्न तो कम होंगे ही। कृषि योग्य भूमि की कमी होगी, तो अगर रेतीला मैदान है, रेतीला है ना, मरुस्थल है, तो वहां पर कृषि आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। कैसे? तो अगर मरुस्थल गर्म होता है तो इसमें तापमान अधिक हो जाता है। यदि मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। तो जो विश्व या भारत में देखा जाए तो सहारा और थार का मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल के उदाहरण है। और अंटार्कटिका हो गया, अपना ये जो लद्दाख वाला एरिया है, ये ठंडे मरुस्थल के पार्ट हो सकते हैं। तो एक नोट है, इसको थोड़ा सा समझिएगा कि थार का मरुस्थल तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। थार का मरुस्थल तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा भूभाग था, जिसे 2 भागों में बांटा गया था, है ना। तेथिस जो बहुत बड़ा भूभाग था उसे 2 भागों में बांटा गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इसके चारों ओर एक जलीय भाग था जिसे पेंथलासा कहा जाता था। और ये जो स्थलीय भाग था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों को मिला के ये पेंजिया कहलाता था, स्थलीय भाग, है ना। तो गोंडवाना लैंड जो था, इससे जो बहुत सारे जो क्षेत्र बने हैं, तो उनमें है ओशनिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, और फिर ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। और अंगारा लैंड से यूरेशिया बना है, जिसे यूरोप और एशिया कहते हैं, और उत्तरी अमेरिका, ये सब चीजें बनी हैं। तो ये वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत कहलाता है। और यहीं से सारी जो ज्योग्राफी है उसका उदय होता है। तो जो भूगर्भीय संरचना है उसमें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भूखंड थे, ऐसा आपको जानना चाहिए। तो भारत भूगर्भीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो एशिया का भाग नहीं है। भारत भूगर्भीय दृष्टि से एशिया का भाग नहीं है, जबकि भौगोलिक दृष्टि से यह एशिया का भाग है। तो ये एक तथ्य है, इसको याद रखिएगा कि भारत भौगोलिक दृष्टि से तो एशिया का पार्ट है, लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से ये एशिया का पार्ट नहीं है, ये यूरेशिया का पार्ट होना चाहिए था। फिर टेथिस सागर का प्रमाण मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो टेथिस सागर है, हमने यहाँ पढ़ा था कि क्या पढ़ा था
कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। तो टेथिस सागर था पहले, इसके प्रमाण क्या क्या है? तो राजस्थान में इसके प्रमाण क्या देखने को मिलते हैं, इसको देखते हैं अपन। तो पहला तो है खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं राजस्थान में। राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। एक कुलधरा गांव है, वहां पर मछली के अवशेष मिले हैं। तो ये थोड़ा सा दूसरा साक्ष्य हो गया। फिर तीसरा है कि अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। तो अवसादी चट्टानें यहाँ पर क्यों पाई जा रही हैं, जबकि ये तो वीरान एरिया है, तो यहाँ पर अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स क्यों पाई जा रही हैं? और अवसादी चट्टानें हैं, इसका मतलब है कि यहाँ खनिज तेल मिलता है। तो रेगिस्तान का जो थार का मरुस्थल है, वहाँ पर ऐसा कोई है ना, नेचुरली ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसके कारण ये तेल का खनिज तेल पाया जाए। तो इसका पाया जाना है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अवसादी चट्टानों की यहाँ प्रधानता है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये टेथिस सी का भाग है, जो अपना राजस्थान है रहा होगा, जो थार का मरुस्थल है रहा होगा। फिर गुढ़ामलानी एक बाड़मेर में एरिया है में कम गहराई पर खनिज तेल का मिलना, ये भी एक उदाहरण है कि जो थार का मरुस्थल टेथिस सी का भाग कभी रहा होगा। परंपरागत संसाधनों की प्रधानता है, जैसे खनिज तेल, कोयले, तो इन सब चीजों से हम लोग ऐसा इन्फर कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि टेथिस सी का पार्ट रहा होगा, या टेथिस सी जो थार का मरुस्थल है अपना, वो टेथिस सी का पार्ट रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें थार के मरुस्थल को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। थार के मरुस्थल को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शुष्क मरुस्थल। तो थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो शुष्क मरुस्थल में वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में वर्षा 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच में होती है। फिर इसमें तो शुष्क मरुस्थल है, उसको फर्दर हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो बालुका स्तूप युक्त एरिया और एक बालुका स्तूप मुक्त एरिया। तो जो बालुका स्तूप युक्त एरिया है वो 58% है, थार के मरुस्थल में 58% है। और बालुका स्तूप मुक्त एरिया कितना है? 41.50%। और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 1,28,028 किलोमीटर आता है, स्क्वायर किलोमीटर आता है। और बालुका स्तूप मुक्त एरिया तो ये 85,660 वर्ग किलोमीटर होगा। अब जो ये बालुका स्तूप युक्त एरिया है, इसका भी एक वर्गीकरण है। तो इसका वर्गीकरण कैसा है? जो 0 से 20% जो एरिया है, वहां पर 11% ही बालुका स्तूप क्षेत्र पाया जाता है। फिर 20 से 40% में 4%, 40 से 60% में 14.7%, 60 से 80% में 18.6%, और 80 से 100% में ये 8.8% ये एरिया पाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखिएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है कि कैसे इसका वर्गीकरण, तो इसमें क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि बालुका स्तूप युक्त जो एरिया है कि 40% भाग पर कितने स्तूपों से कितना जो एरिया है वो स्तूपों से आच्छादित है ना। बालुका स्तूप युक्त जो एरिया है उसके 40% भाग पर कितने जो 40% भाग पर जो कितना भाग है वो स्तूपों से आच्छादित है। तो ये 40% ये, तो हम अपन को 11 भी जोड़ना पड़ेगा और 4 को भी जोड़ना पड़ेगा। तो 11.5 प्लस 4.8 जोड़ेंगे तो 16.3% एरिया ऐसा होगा बालुका स्तूप के 40% भाग पर, जो कि स्तूपों से आच्छादित होगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें बालुका स्तूप का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं। तो इसको पहला तो है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। तो इस प्रकार के इसकी संरचना होगी कुछ। अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप, ये बालुका स्तूप जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, ऐसे बालुका स्तूप जो पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं, अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। इनका विस्तार इनका है बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी, ये सब एरिया है जहां पर अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनप्रस्थ प्रकार के बालुका स्तूप, यानी जहां पर समकोण बनता है, ऐसे प्रकार के बालुका स्तूप। तो समकोण पर बनने वाले बालुका स्तूपों को अनप्रस्थ बालुका स्तूप कहते हैं। तो इसका जो एरिया है या कि जो उदाहरण इसके महत्वपूर्ण है, तो पूगल है, ये बीकानेर में है। फिर सूरजगढ़, ये गंगानगर में है सूरजगढ़। फिर रावतसर, ये हनुमानगढ़ में है। और चुरू, तो ये सब जो एरिया हैं ये अनप्रस्थ बालुका स्तूप के उदाहरण कहे जा सकते हैं।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, बरखान के बारे में पढ़ते हैं। बरखान बेसिकली अर्धचंदाकार आकृति के होते हैं, ये आप देख सकते हैं अर्धचंदाकार आकृति के होते हैं। और बरखान की जो चौड़ाई होती है, बरखान की चौड़ाई ये मध्य में अधिक होती है, मध्य में इनकी चौड़ाई अधिक होती है। और इनका जो पवन की दिशा वाला भाग होता है उन्हें उन्नतोदर कहते हैं। पवन की दिशा वाला भाग उन्नतोदर और विपरीत दिशा वाला भाग नतोदर कहलाता है। तो पवन की दिशा वाला भाग उन्नतोदर और विपरीत दिशा वाला नतोदर। विस्तार देख लेते हैं तो भलेरी में है, भलेरी ये चुरू में भलेरी आता है, फिर झुंझुनू में है, ओसियां ये कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में है, और लोण कर्णसर ये है ना, और करणी माता ये बीकानेर में आता है। तो लोण कर्णसर और ये करणी माता बीकानेर में आता है। और यह नवीन तथा गतिशील बालू का स्तूप है। कौन? बारखान या बरखान। नेक्स्ट है नेटवर्क बालू का स्तूप। तो नेटवर्क बालू का स्तूप जैसा कि आपको पता होगा नेटवर्क क्या होता है, तो इसमें इसी प्रकार का है कि लगातार बनने वाले जो बालू का स्तूप हैं ये नेटवर्क बालू का स्तूप कहलाते हैं। लगातार बनते हैं, जैसे हमारा नेटवर्क लगातार बनता है ऐसे ये भी लगातार बनते हैं। इनका विस्तार है श्रीगंगानगर में और हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। तारा बालू का स्तूप, तो ये अनियमित हवाओं के प्रभाव द्वारा, तो अनियमित जब हवा बहती है, अनियमित हवाओं के प्रवाह द्वारा ये बनते हैं तारा बालू का स्तूप। उनका विस्तार जैसलमेर में है, फिर श्रीगंगानगर में एक सूरतगढ़ एरिया है, वहां पर इसका विस्तार ज्यादा है। फिर सब्र काफिस, तो ये छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। सब्र काफिस ये छोटे छोटे बालू का स्तूप होते हैं। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में देखा जा सकता है सब्र काफिस का। फिर यार्डन, तो ये लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। यार्डन या यार्डांग ये लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। इनका उपनाम उर्मिका भी कहा जाता है और ये भी संपूर्ण राजस्थान में पाए जाते हैं। तो ये यार्डान है, लहरदार बालू का स्तूप है ये। चलिए नेक्स्ट जो इसका वर्गीकरण है, ये पैराबोलिक बालू का स्तूप है। तो ये बरखान के विपरीत है ना, तो बरखान हमने देखा था किस प्रकार बनते हैं। बरखान ये अर्धचंदाकार आकृति के बनते हैं, तो ये बरखान के बेसिकली अपोजिट होते हैं। और इनकी जो आकृति होती है पैराबोलिक स्तूप की, ये महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है, महिलाओं के हेयर पिन के समान होती है। कुछ इस प्रकार की इनकी आकृति होती है। और इनका विस्तार कहाँ होगा, तो अब ये बरखान के विपरीत है, तो जहां पर बरखान होगा वहीं पर इसका विस्तार देखा जा सकता है। अवरोधी स्तूप, तो अवरोधी स्तूप ये अवरोध के कारण बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर झाड़ी आ गई, पेड़ आ गया, तो फिर अवरोध बन जाएगा और इससे ओवर पीरियड ऑफ टाइम अवरोधी स्तूप बन जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जोबनेर ये है कहाँ, जयपुर ग्रामीण में है। और पुष्कर ये कहाँ है, अजमेर में। तो ये यहाँ के जो स्तूप हैं ये अवरोधी स्तूप कहलाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं बालू का स्तूप मुक्त एरिया। अभी तक हम बालू का स्तूप युक्त एरिया देख रहे थे, अब बालू का स्तूप मुक्त एरिया देखेंगे। तो मरुस्थल, यहाँ पर मरुस्थल के 3 प्रकार हो सकते हैं। जो बालू का स्तूप मुक्त एरिया है वहां पर मरुस्थल 3 प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर हम्मादा पाया जाता है। हम्मादा क्या है, ये चट्टानी मरुस्थल है, हम्मादा पाया जाएगा। या तो फिर इर्ग पाया जाएगा। इर्ग क्या है, ये रेतीला मरुस्थल है। इर्ग क्या है, ये रेतीला मरुस्थल है। या रेंग पाया जाएगा। रेंग क्या है, ये हम्मादा प्लस अगर इर्ग को मिला दिया जाए तो रेंग बनता है। तो हम्मादा देख लेते हैं। तो हम्मादा क्या है, ये बेसिकली चट्टानी मरुस्थल है। हम्मादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। और इसका जो एक त्रिभुज का आकार का इसका जो एरिया है बनता है फलौदी, बलोतरा और पोखरण के बीच में ये पाया जाता है। हम्मादा, फलौदी, बलोतरा और पोखरण कहाँ है, जैसलमेर में है। और यहीं पर एक सीज बन रहा है। सीज यानी सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन बन रहा है। इसी जो त्रिकोण है यहाँ पर बन रहा है। फिर यहीं पर दोस्तों एक लाठी सीरीज करके एरिया आता है। लाठी सीरीज, इसको देख लेते हैं ये क्या है। तो लाठी सीरीज बेसिकली दोस्तों ये भूगर्भी जलपट्टी है। इसका विस्तार कहाँ है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है। लाठी सीरीज ये भूगर्भी जलपट्टी है और इसका विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ तक है। और ये दोनों एरिया कहाँ है, जैसलमेर में है। तो ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक इसका विस्तार है लाठी सीरीज का। और ये भूगर्भी जलपट्टी है। यहीं पर एक दोस्तों एरिया आता है आकल गांव। पोखरण में ही एक गांव पड़ता है आकल गांव। यहीं पर आकलबुड फॉसिल पार्क पाया जाता है। और यहाँ पर एक नलकूप है जिसे चांदन नलकूप कहते हैं। इसे थार का घड़ा कहा जाता है। चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। ये कहाँ है, आकलबुड फॉसिल पार्क में है ये चांदन नलकूप।
और इसे थार का घड़ा कहा जाता है। यहीं पर एक घास पाई जाती है जिसे सेवण घास कहा जाता है, सेवण घास। इसका जो वैज्ञानिक नाम है तो बहुत कठिन है, इसको क्लोरियोटिस नाइग्रिसिस कहा जाता है। लेकिन जो सेवर घास है इसके लिए एक एरिया है गोडावण, ये एरिया बहुत प्रसिद्ध है और इसे प्रजनन स्थली कहा जाता है गोडावण को। तो ये सेवण घास यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? ये लाठी सीरीज में। लाठी सीरीज कहाँ है? पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। चलिए अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने शुष्क मरुस्थल देखा, अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को देखते हैं। तो ये एक रफ मैप है और राजस्थान का। तो इसमें जो 10 सेंटीमीटर वाली लाइन है दोस्तों, ये शुष्क मरुस्थल है ना, जो मरुस्थलीय एरिया है, तो ये शुष्क मरुस्थल। तो नेक्स्ट है दोस्तों अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ये जो मरुस्थल थार का मरुस्थल है उसे अर्ध शुष्क और शुष्क एरिया में विभाजित करती है। तो ये पूरा जो एरिया है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, और ये जो 25 सेंटीमीटर के इस साइड वाला एरिया है, पश्चिम पूर्व वाला एरिया है, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और ये जो अरावली पर्वत की ये लाइन है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। तो शुष्क मरुस्थल तथा अरावली की पर्वतमाला के मध्य भाग को शुष्क मरुस्थल, ये है शुष्क मरुस्थल, और अरावली, ये अरावली की पर्वतमाला है के मध्य भाग को क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं। यही लिखा हुआ है। शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल तथा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर रेखा है। तो शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को 2 भागों में तथा मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो समवर्षा रेखा है क्या है? 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और अर्धशुष्क जो पश्चिमी भाग है, तो अर्धशुष्क का पश्चिमी भाग तथा शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसका पश्चिमी भाग तथा शुष्क मरुस्थल का पूर्वी भाग 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को स्पर्श करता है। मरुस्थल का पश्चिमी भाग 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा को दर्शाता है। तो मरुस्थल का पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी मरुस्थल का पश्चिमी भाग ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा को दर्शाता है। ये बात। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो 50 सेंटीमीटर रेखा है। ये हमने बताया भी था, ये जो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा है राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, और ये यहाँ है ना, अरावली के आसपास है। चलिए आगे देखते हैं। तो अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो अब अर्धशुष्क जो मरुस्थल है उसको 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला है घग्गर बेसिन, पहला है घग्गर बेसिन। तो ये एरिया जो है ये घग्गर बेसिन का एरिया है। फिर शेखावटी प्रदेश है, ये शेखावटी प्रदेश का एरिया है। फिर नागौर उच्च भूमि है, ये नागौर उच्च भूमि है। और ये लूनी बेसिन है, ये सबसे लास्ट में लूनी बेसिन है। तो अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? घग्गर बेसिन, शेखावटी प्रदेश, ये पूरा शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन, है ना। जो घग्गर बेसिन है उसके ऊपर यहाँ पर ये तो घग्गर नदी हो गई ये, और इसके ऊपर ये सतलुज नदी बहती है। और इसका जो बीच का एरिया है या जो बीच का मैदान है उसे मालवा का मैदान कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी याद रखिएगा कि घग्गर नदी और सतलुज नदी के बीच का जो मैदान है उसे मालवा का मैदान कहा जाता है। और अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है घग्गर बेसिन। तो इसमें थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो इसका जो घग्गर बेसिन है उसका पूर्वी भाग हरियाणा को स्पर्श करता है। इसका पूर्वी भाग याद देखिएगा हरियाणा को स्पर्श करेगा। इसका पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल को स्पर्श करेगा। तो पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल को स्पर्श करेगा। उत्तरी भाग ये मालवा मैदान को, उत्तरी भाग मालवा मैदान को, ये उत्तरी भाग मालवा मैदान को स्पर्श करेगा। और इसका दक्षिणी भाग ये शेखावटी प्रदेश को स्पर्श करेगा। और इसके जिले कौन कौन से आते हैं जो घग्गर बेसिन है? तो इसमें हनुमानगढ़ का श्रीगंगानगर, फिर उत्तरी अनूपगढ़, ये सब एरिया आते हैं कहाँ? घग्गर बेसिन में। नेक्स्ट है शेखावटी प्रदेश। तो जो शेखावटी प्रदेश है इसका जो पूर्वी भाग है ये अरावली को टच करता है। इसका जो पूर्वी भाग है ये अरावली को टच करता है, ये पूर्वी भाग अरावली को टच करता है। इसका जो पश्चिमी भाग है शुष्क मरुस्थल को टच करेगा। और फिर इसका जो उत्तरी भाग ये घग्गर बेसिन को, उत्तरी भाग घग्गर बेसिन को, और दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि को स्पर्श करेगा। तो उत्तरी भाग घग्गर बेसिन को और दक्षिणी भाग नागौर उच्च भूमि को स्पर्श करेगा। इसी प्रकार हम लोग इसमें जो एरिया है कौन कौन से आते हैं, जिले कौन कौन से आएंगे उसको देख लेते हैं। तो चुरू आएगा, झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, नीमकाथाना, डीडवाना,
कुचामन का उत्तरी भाग भी इसमें शामिल किया जा सकता है। फिर नागौर उच्चभूमि, नागौर उच्चभूमि का जो पूर्वी भाग है ये भी अरावली को टच करेगा। पश्चिमी भाग जो उसके मरुस्थल को टच करता है। उत्तरी भाग, अब ये उत्तरी भाग यहाँ पर थोड़ा दोस्तों अलग गलत लिखा हुआ है। इसका जो उत्तरी भाग होगा ये लूनी बेसिन को कहा, लूनी बेसिन तो नीचे है सबसे लास्ट में है, तो इसका जो उत्तरी भाग है ये शेखावटी प्रदेश को टच करेगा और इसका जो दक्षिणी भाग है जरूर लूनी बेसिन को स्पर्श करेगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें जो जिले हैं तो नागौर आएगा, अजमेर का उत्तरी भाग आएगा और डिटावन कुचामन आएगा। तो एक लास्ट बचा है लूनी बेसिन। तो इसका जो पूर्वी भाग है अरावली को, पश्चिमी भाग शुष्क मरुस्थल को, उत्तरी भाग इसका नागौर उच्चभूमि को और दक्षिणी भाग इसका, अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, अब गुजरात बचा है, तो ये गुजरात को टच करे। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं तो अजमेर आता है, ब्यावर आता है, पाली आता है, जोधपुर ग्रामीण आता है, बलोत्रा आता है, बाड़मेर आता है, जालौर, संचौर, नागौर का दक्षिणी भाग, ये सब एरिया इसमें आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो घग्गर बेसिन थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसमें एक बग्घी क्षेत्र है, बग्घी करके क्षेत्र है, ये उपजाऊ क्षेत्र है बेसिकली, और ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का एरिया इसमें आता है। तो बग्घी क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का। और घग्गर नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली, नट या पाट कहते हैं। तो घग्गर नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र को नाली, नट या पाट कहते हैं। फिर शेखावटी प्रदेश है, शेखावटी, तो ये इसको बांगर प्रदेश भी कहते हैं। बांगर प्रदेश ऐसा है ना, बांगर एरिया कैसा होता है, ये पुराना जो रोड होता है, तो शेखावटी प्रदेश ये से बांगर प्रदेश भी कहा जा सकता है। तो सर्वाधिक बारखान व खेजड़ी वृक्ष यही मिलते हैं। तो सर्वाधिक बारखान और खेजड़ी वृक्ष यही मिलते हैं शेखावटी प्रदेश में। इसमें चूने की परत पाई जाने के कारण निम्न प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इस पे चूने की परत पाई जाती है ना, लाइम स्टोन की परत पाई जाती है, इसके कारण इसमें निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला है तापांतर अधिक मिलता है, तापांतर अधिक मिलता है। तो इसके कारण जल परत में बहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जल परत में बहता है चूने पत्थर के कारण। फिर नागौर उच्चभूमि है, तो नागौर उच्चभूमि दोस्तों ये कुंबड़, बांका या फ्लोरोसिस पट्टी से कहा जाता है। कुंबड़, बांका या फ्लोरोसिस पट्टी या हांच बेल्ट से कहा जा सकता है कहाँ से ये, कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेड़ता ये नागौर से पुष्कर के बीच में है। पुष्कर कहाँ है? अजमेर तक। तो ये मेड़ता नागौर से लेकर पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ है ये कुंबड़ बेल्ट। बेसिकली ये कुंबड़, हांच बेल्ट या कुंबड़ बेल्ट या फ्लोरोसिस पट्टी, ये मेड़ता नागौर से लेकर पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। एक प्रोफेसर एच.एस. शर्मा है, उनके अनुसार देख लेते हैं कि जो नागौर उच्चभूमि में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं ये टेथिस सागर का अवशेष नहीं। ऐसा उनका क्यों मानना है? क्योंकि सागर में मैग्नीशियम की अधिकता होती है और यहाँ इस तत्व की कमी है। तो यहाँ पर फ्लोरोसिस ज्यादा पाया जाता है ना, मैग्नीशियम की जो अधिकता है वो नहीं होती, मतलब यहाँ मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है। और अगर कोई एरिया जो सागर से बना हुआ, जैसे ये है ना, कहते हैं कि थार मरुस्थल टेथिस सागर का भाग है, तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाना चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। इसका मतलब है कि ये एरिया जो है तो टेथिस का अवशेष नहीं है, ऐसा प्रोफेसर एच.एस. शर्मा का मानना है। और ये आगे देखते हैं। तो लास्ट है अपना लूनी बेसिन। लास्ट एरिया कौन सा है? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन में ही यहाँ 56 की पहाड़ियां पाई जाती हैं। 56 की पहाड़ियां, ये कहाँ? तो ये सिवाड़ा एक एरिया है, सिवाड़ा ये बलोत्रा में है। तो यहाँ पर 56 की पहाड़ियां पाई जाती हैं और यहीं पर 56 की पहाड़ियां बलोत्रा में एक स्थान है पीपलोद, पीपलोद करके एक स्थान है। यहाँ मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है। पीपलोद में मरुस्थल की सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे मरुस्थल का मिनी माउंट आबू कहते हैं। इसलिए इसे मरुस्थल का मिनी माउंट आबू कहते हैं। किसको? पीपलोद को। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, थार के मरुस्थल को निम्न नाम से भी जाना जाता है। थार के मरुस्थल को निम्न नाम से भी जाना जाता है। लीबिया और मिस्र में इसे सिटिर कहते हैं। लीबिया और मिस्र में इसे सिटिर कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान में इसे कार्डम कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान में इसे कार्डम कहते हैं और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान कहते हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो इसमें एक ये जो मान लो ये पर्वत है, इसके जो बीच का एरिया होता है इसे बाल्सन कहते हैं। तो बाल्सन क्या है? बाल्सन है बेसिकली मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य झील का निर्माण हो जाना बाल्सन कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य झील का निर्माण हो जाना बाल्सन कहलाता है। और बजादा क्या है? बजादा है मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य जल का समाप्त होना। तो अगर झील का निर्माण हो रहा है तो बाल्सन होगा, और अगर जल का समाप्त हो जाना, दो पर्वतों के बीच अगर जल समाप्त हो गया है तो ये बजादा कहलाएगा। तो बाल्सन के बाद बजादा
बनेगा। क्यों? क्योंकि झील है, जब वो सूख जाएगी तो ये बजादा का रूप ले लेगी। पेडिमेंट या गिरिपाद ये क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के निम्न भाग पर बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाना, ये पेडिमेंट या गिरिपाद कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों के निम्न भाग पर बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाना। नखलिस्तान, नखलिस्तान बेसिकली ये क्या है? ये भी एक शब्दावली है जो आपको जाननी चाहिए मरुस्थल के रिलेटेड। तो नखलिस्तान है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र में किसी झील के चारों तरफ हरियाली विकसित हो जाना। तो अगर कोई मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो गई है तो इसे नखलिस्तान कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोलायल झील जो है, कोलायल झील ये इसका उदाहरण है। फिर डांड क्या है? डांड ये लवणीय झीलें होती हैं। डांड ये लवणीय झीलें होती हैं। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, जैसे नखलिस्तान है तो ये क्या है? अगर कोई मरुस्थलीय क्षेत्र उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो गई है तो उसे नखलिस्तान कहेंगे। डांड ये लवणीय झील है। फिर पेडिमेंट गिरिपाद ये मरुस्थल क्षेत्र में पर्वतों के निम्न भाग पर बालुका स्तूपों का निर्माण हो जाना, पेडिमेंट या गिरिपाद कहलाता है। बालसन और बजादा, तो बालसन क्या है? दो पर्वतों, मरुस्थलीय क्षेत्र में दो पर्वतों के मध्य झील का निर्माण हो जाना। और जब ये झील है ना, और अगर मरुस्थलीय क्षेत्र है, अगर वहां पर दो पर्वतों के मध्य जल समाप्त हो गया है तो ये बजादा कहलाता। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली है, इनको याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मरुस्थल में आगे बढ़ते हैं। तो मरुस्थल बेसिकली इसरो की एक रिपोर्ट आई थी 2007 में। तो इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 67% यानी 67% भाग पर मरुस्थल है, ऐसा रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था 67% भाग पर मरुस्थल है। फिर नेक्स्ट है कि अरावली के पश्चिम भाग में 58% भाग पर मरुस्थल है, ये भी एक फैक्ट है। राजस्थान के कुल 61.11% भाग पर मरुस्थल है। तो अगर ये सामान्य रूप से देखा जाए तो 61.11% भाग पर राजस्थान के मरुस्थल है। थार का मरुस्थल, तो थार का मरुस्थल भारत में 85% है। भारत में जो हिस्सा है थार के मरुस्थल का वो 85% है, जबकि पाकिस्तान में ये 15% है। पाकिस्तान में ये 15% है। भारत के 4 राज्यों में विस्तारित जो थार का मरुस्थल है उसमें जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, तो राजस्थान है, ये इसका पश्चिमी भाग थार के मरुस्थल को बनाता है। फिर गुजरात में भी फैला हुआ है इसका उत्तरी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग और हरियाणा का दक्षिण पश्चिम भाग थार के मरुस्थल का ही हिस्सा माना जा सकता है। फिर निम्न संभागों व जिलों में मरुस्थल है। तो यहाँ पर हम लोग अब राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के किन किन जिलों और संभागों में मरुस्थल है उसको देखते हैं। तो बीकानेर संभाग में है, बीकानेर संभाग में है। तो बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आएंगे? बीकानेर आएगा, अनूपगढ़ आएगा, फिर श्रीगंगानगर आएगा और हनुमानगढ़ आएगा। फिर जोधपुर संभाग में भी है। तो जोधपुर संभाग में जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, फिर ये जैसलमेर, बाड़मेर और बलोतरा। फिर पाली संभाग में पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही में है ये। उदयपुर संभाग में राजसमंद आएगा। सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू, नीमका थाना। जयपुर संभाग में जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, ये सब आएंगे इसमें। अजमेर में अजमेर, नागौर और डिडवाना, कुचामन, ये सब जिले हैं जो आते हैं। तो कुल मिला के जो 4 जून 2017 को राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी 4 जून 2017 को, उसमें जो माना गया है तो 17 जिले जो हैं तो मरुस्थल का हिस्सा है। उसके अनुसार कौन कौन से हैं? बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, श्रीनगर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, पाली है, अजमेर है, नागौर, जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू और राजसमंद। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। ये क्या है? तो मरुस्थल का लगातार आगे बढ़ना मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो अगर मरुस्थल लगातार आगे बढ़ रहा है अपनी सीमाओं को लांघ कर तो ये मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो मान लीजिए ये मरुस्थल है, तो यहाँ पर कुछ अस्थायी झीलें बन जाती हैं, अस्थायी झीलें बन जाती हैं जिन्हें प्लाया, रन या टाट कहा जाता है। अस्थायी झीलें जिन्हें प्लाया, रन या टाट कहा जाता है। और मरुस्थल का मार्च, ये एक शब्द है मरुस्थल मार्च। तो मरुस्थल मार्च क्या है कि मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है। और ये नाचना गांव जैसलमेर में है, नाचना गांव जैसलमेर में, वहां पर ये देखने को मिलता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु में मरुस्थल के अंतर्गत अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। कब? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में मरुस्थल के अंतर्गत अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है जिन्हें प्लाया, रन या टाट कहते हैं। प्लाया क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली जो कृषि है उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। तो खड़ीन कृषि क्या है? खड़ीन कृषि अगर पूछा जाए प्रश्न की खड़ीन क्या है, तो प्लाया क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहा जा सकता है। खड़ीन बेसिकली ये जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है, जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है खड़ीन।
फिर मरुस्थलीकरण के कारण तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना, वनों का उन्मूलन ये है। फिर दूसरा है निर्वनीकरण, यानी कि वनों का समाप्त हो जाना। अधिचारण या पशुचारण, ये सब भी महत्वपूर्ण कारण है जो जिससे मरुस्थल डेजर्टिफिकेशन आगे बढ़ता है या डेजर्टिफिकेशन होता है। जनसंख्या, नगरीकरण, मृदा का अनुचित प्रबंध, जलवायु परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण कारण हाल ही में उभर कर आया है। तो 1973 में राज्य में 101 दिन वर्षा होती थी 1973 में, लेकिन वर्तमान में 29 दिन रह गया है ये जो औसत है। तो ये देखिए इसका परिणाम क्या है, जलवायु परिवर्तन ही है। फिर मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? पहला तो है वृक्षारोपण, फिर सामाजिक वानिकी विकास, इसके द्वारा भी हम मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। फिर ना, फिर शेल्टर बेल्ट का विकास करके भी हम इसको रोक सकते हैं मरुस्थल को, यानी कि एक कतार में वृक्षारोपण अगर किया जाए तो मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। और मृदा का उचित प्रबंधन तो है ही। एक काजरी इंस्टीट्यूट करके है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय जोधपुर में है, जोधपुर में। और इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण को सीमित करना। इसका उद्देश्य क्या है, मरुस्थलीकरण को सीमित करना। एक अफ्री करके एक संगठन और है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1985 में भारत में होती है, 1985 में भारत में होती है। और राजस्थान में इसकी स्थापना 1988 में होती है, राजस्थान में 1988 में होती है। इसका उद्देश्य क्या है, वनों का संरक्षण, और इसका मुख्यालय जोधपुर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उसके द्वारा 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस को घोषित किया गया था। और प्रथम बार इसको 17 जून 1995 को मना लिया गया था। 17 जून 2023 की जो मरुस्थलीकरण दिवस की थीम है वो क्या है, उसकी भूमि उसके अधिकार, यानी हर लैंड हर राइट्स। चलिए, तो अब हमारा ये यहाँ से मरुस्थलीकरण का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें अरावली पर्वतमाला को देखेंगे, अरावली पर्वतमाला को देखेंगे। इसकी शुरुआत मिनी कॉय द्वीप से हो जाती है ना, मिनी कॉय द्वीप से, लक्षद्वीप से, और रायसीना हिल्स तक इसका विस्तार पाया जा सकता है। लेकिन अगर राजस्थान में देखा जाए तो ये सिंघाना है, यहाँ पर एक एरिया है, और खेड़ ब्रह्मा है ना, खेड़ ब्रह्मा, और यहाँ से लेकर खेतड़ी, नीमका थाना या सिंघाना, यहाँ तक ये राजस्थान में इसका विस्तार है। तो राजस्थान में इसका खेड़ ब्रह्मा यानी सिरोही से लेकर खेतड़ी, नीमका थाना तक इसका विस्तार है। स्थलीय भाग में जो शुरुआत होती है, कहाँ से होती है, खेड़ ब्रह्मा जो सिरोही में है, और खेतड़ी नीमका थाना में। और अगर कुल देखा जाए, मतलब भारत में अगर इसका विस्तार देखा जाए कहाँ से शुरुआत होता है, तो पालनपुर गुजरात से लेकर ये रायसीना हिल्स दिल्ली तक ये जाता है। कुछ अरावली पर्वतमाला है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं हैं, उसको देखते हैं। तो यह राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यह मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है ना, यह एक बैरियर का काम करती है ना, तो इसके कारण मरुस्थल का प्रसार रुकता है। फिर हालांकि इस पर्वत को 12 अंतराल है ना, इस पर्वत में 12 अंतराल पाए जाते हैं, जिसके कारण मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। तो 12 अंतराल है, अंतरालों के कारण मरुस्थल आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसका जो उत्तरी भाग है कम चौड़ाई, उसका दक्षिणी भाग है अधिक चौड़ाई है। तो इसका जो उत्तरी भाग है कम चौड़ाई, और जो दक्षिणी भाग है इसे यहाँ पर ज्यादा चौड़ाई देखने को मिलती है। और इसका जो पूर्वी भाग है ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो जो राजस्थान का जो अरावली पर्वत का ये जो पूर्वी भाग है वो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, इसे अतिवृष्टि कहते हैं। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। और जो निम्न वर्षा वाला क्षेत्र होता है, जहाँ पर कम वर्षा होती है, उसे छायावृष्टि कहते हैं। और इसका पश्चिमी भाग छायावृष्टि प्रदेश है। फिर इसमें जो 5वां पॉइंट है कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अधिक चौड़ाई है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अधिक, जबकि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम ऊंचाई होती है। तो ये तो आप देख ही सकते हैं, इसमें ऊंचाई की बात भी दी गई है। विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है इसका विस्तार। अरावली पर्वत मानसून के समानांतर है ना, तो ये मानसून के समानांतर है। इस कारण राज्य के जो पश्चिमी भाग है वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है, और यह जल विभाजक का भी काम करती है। यानी कि जो अरब सागर शाखा है और बंगाल खाड़ी की शाखा है, जो
इसमें क्या है कि जो अरब सागर की जो है ना और बंगाल की खाड़ी के जल विभाजन का कार्य करती है। तो क्या रहता है कि जो अरावली से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो ये कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं और कुछ नदियां अरब सागर की ओर जाती हैं। तो यहाँ से ये जल विभाजक का काम करती है। तो ये बहुत सारी नदियां यहाँ चली गई बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर, यानी बंगाल की खाड़ी की ओर, और बहुत सी जो नदियां हैं ये इधर अरब सागर की ओर आ गई। तो ये एक प्रकार से जल विभाजक का भी काम करती है बंगाल की खाड़ी, सॉरी जो अरावली पर्वत है ये। और राज्य की अधिकतर नदियों का उद्गम अरावली से होता है ना। तो अधिकतर नदियों का उद्गम भी अरावली से होता है। लेकिन एक बात नोट करने योग्य है कि सभी नदियों का उद्गम यहाँ से नहीं होता। तो ये भी याद रखिएगा। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर। और अरावली की कुल लंबाई का 80% भाग राजस्थान में। तो 80% भाग जितनी भी अरावली है, जो कि पालमपुर है ना, गुजरात से लेकर रायसीना हिल्स तक है दिल्ली में, तो उसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? 80%। अरावली पर्वत को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। ये देखिए, ये है उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, ये है दक्षिणी अरावली, और ये है उत्तरी अरावली, ये है मध्य अरावली, और ये दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली में जो एरिया आता है, तो इसमें पाल खेत पहाड़ियां हैं, सिंघाना एक एरिया आता है, फिर इसमें श्री माधवपुर पहाड़ी है और रीगंस पहाड़ी भी इसमें आती है। तो उत्तरी जो अरावली है वहां पर कौन कौन से एरिया आते हैं? पहला है पालखेत पहाड़ी, फिर श्री माधवपुर पहाड़ी और रीगंस पहाड़ी। मध्य अरावली में ये मेरवाड़ा पहाड़ी आती है, मध्य अरावली में। तो अगर क्वेश्चन है कि मेरवाड़ा पहाड़ी अरावली के किस भाग का हिस्सा है, तो ये आप बता देंगे कि मध्य भाग का हिस्सा है। फिर यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, ये भोराट का पठार है। फिर ये मतलब ये हम लोग अब दक्षिणी अरावली की ओर बढ़ चुके हैं। तो ये भोराट का पठार है, ये मेवाड़ का पठार है, और ये आबूखंड है। ये कहाँ है? सिरोही में। तो ये बात। फिर आगे देखते हैं उत्तरी अरावली को और विस्तार से पढ़ते हैं। तो इसकी जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी है? 450 मीटर। इसमें निम्न पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? पालखेत हमने पढ़ लिखा है। पालखेत कहाँ है? बेसिकली नीम का थाना जिले में है। रीगंस पहाड़ी ये कहाँ है? रीगंस सीकर में है। श्री माधवपुर पहाड़ी ये भी नीम का थाना में भी है ना, माधवपुर पहाड़ी। फिर क्रास्का और कांकनबाड़ी पठारी है, क्रास्का और कांकनबाड़ी पठारी है, अलवर में है। और हर्ष पहाड़ी सीकर में है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसमें क्वार्टजाइट और फाइलाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। तो क्वार्टजाइट और फाइलाइट की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। विस्तार, तो इसका जो विस्तार है, ये जो अब अपनी सांभर झील से लेकर सिंघाना तक इसका विस्तार है। इसका उत्तरी अरावली का। जिले कौन कौन से आएंगे? तो झुंझुनू आएगा, सीकर आएगा, नीम का थाना आएगा, खेतर, तिजारा आ जाएगा, कोटपुतली, बहरोड आ जाएगा, फिर अलवर, जयपुर ग्रामीण। अब हम लोग यहाँ से उत्तरी अरावली को समाप्त करते हैं और मध्य अरावली की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है 500 से 550 मीटर है। इसमें निम्न पहाड़ियां आती हैं। तो पहला है मेरवाड़ा पहाड़ी। ये कहाँ है? तो ये अजमेर, राजसमंद और ब्यावर जिलों के मध्य आती है। अजमेर, ब्यावर और राजसमंद। फिर अरावली पर्वत की निम्न है ना, अरावली जो पर्वतमाला है उसमें एक निम्न स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन से? पुष्कर झील। तो पुष्कर झील अगर पूछ लिया जाए कि पुष्कर झील अरावली पहाड़ी के किस हिस्से में पाई जाती है? तो मध्य अरावली में, और इसमें सर्वाधिक अंतराल है। तो मध्य अरावली में सर्वाधिक अंतराल है। ये तथ्य भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी अरावली, इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आबूखंड पठार। तो ये कहाँ है? सिरोही और उदयपुर जिले में है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आबूखंड की, सिरोही और उदयपुर में सबसे ऊंची चोटी है, ये है गुरु शिखर। ये सबसे ऊंची चोटी है। उड़िया पठार भी है यहाँ पर, इसका हिस्सा है आबूखंड पठार का। ये भी सिरोही में है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया पठार कहाँ है? सिरोही में है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। फिर मेवाड़ पठार, तो यह उदयपुर, सालुम्बर और डूंगरपुर में इसका विस्तार है। मेवाड़ के पठार का उदयपुर,
सलुम्बर और डूंगरपुर। इसमें बोराट का पठार, तो इसमें देखिए तो यह कुल मिलाकर कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में, तथा गोगुंदा उदयपुर के मध्य है में ना। जो बोराट का पठार है, बोराट का पठार है, बोराट का पठार ये कहाँ है? तो ये कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ ये कहाँ है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है राजसमंद में से लेके गोगुंदा, गोगुंदा, गोगुंदा ये कहाँ है? उदयपुर में। इसका विस्तार है बोराट पठार का। मेवाड़ की जो मेवाड़ का पठार है कि सबसे ऊंची चोटी जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में। फिर गिरवा पहाड़ी भी उदयपुर में है। जरगा और गिरवा दोनों है। इसे पहाड़ियों की मेखला कहते हैं तथा इसकी आकृति तस्तरी नुमा है, इसकी आकृति तस्तरी नुमा है। फिर देखिए इसमें एक रागा पहाड़ी है और जरगा पहाड़ी। तो रागा पहाड़ी और जरगा पहाड़ी के बीच एक हरा भरा क्षेत्र है ना, जिसे देसहरो कहते हैं, देसहरो कहते हैं। तो रागा पहाड़ी तथा जरगा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, इस कारण इसे देसहरो कहते हैं। तो जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के मध्य एक हरा भरा क्षेत्र है जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, उसे देसहरो कहते हैं। दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है किन किन जिलों में है? तो राजसमंद में है, सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में है, भीलवाड़ा में है, पाली में है, डूंगरपुर में है, सलुम्बर में है और प्रतापगढ़ में। तो ये सब दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं और यहीं पर इसका विस्तार है। अरावली को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें अब थोड़ा सा जो उत्तरी अरावली है उसकी जो औसत ऊंचाई है 450 मीटर। इसमें महत्वपूर्ण जो चोटियां उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियां आती हैं उनको अब देखना है। तो ये बात है। इसमें रघुनाथगढ़ आता है। रघुनाथगढ़ कहाँ है? सीकर में है। इसकी जो ऊंचाई है 1055 मीटर है। हालांकि ऊंचाई सभी तो आप याद नहीं रख सकते हैं, पर फिर भी कुछ पर्वतों की ऊंचाई अगर ध्यान में रहे लगभग तो थोड़ा सा कभी कभी एमसीक्यू अपन क्लियर कर सकते हैं। खोह ये उदयपुर में है 920 मीटर खोह। बहराच ये अलवर में है। फिर लोहारगल ये कहाँ है? नीमका थाना में है। इसकी 1051 मीटर ऊंचाई है। फिर बरवाड़ा ये जयपुर ग्रामीण में है। बबई ये नीमका थाना में है। बिलाली कोटपुतली बहरोड में है। मनोहर थाना ये जयपुर ग्रामीण में है। बैराठ ये कोटपुतली बहरोड में है, कोटपुतली बहरोड में है। फिर मालखेत ये सीकर में है। भोजगढ़ नीमका थाना में है, भोजगढ़ नीमका थाना। घोसी ये झुंझुनू में है, घोसी झुंझुनू। सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर। सिरावास अलवर, सिरावास अलवर। भानगढ़ अलवर, भानगढ़ अलवर। जयगढ़ ये अजमेर में है, जयगढ़ अजमेर। नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर। और बालागढ़ अलवर, बालागढ़ अलवर। फिर मध्य अरावली, इसकी औसत ऊंचाई हमने बताया था 550 मीटर है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं उसको देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये मत मानिए कि ये सब फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। गोरम जी और इसे टाटगढ़ या है ना, टाटगढ़ भी कहते हैं, गोरम जी को टाटगढ़ भी कहते हैं। ये ब्यावर में है और इसकी जो ऊंचाई है 933 मीटर या 934 मीटर, कुछ भी आप मान सकते हैं। तारागढ़ ये अजमेर में है ना। इसकी जो ऊंचाई है 873 या 72, 873 या 70 मीटर है ना। नाग पहाड़ तो ये अजमेर में है और ये 795 मीटर ऊंचा है। नाग पहाड़ कहाँ है? अजमेर में। दक्षिणी अरावली तो इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। गुरु शिखर पहाड़ी तो इसकी जो ऊंचाई है इसको याद रखिएगा 722 मीटर, 722 मीटर गुरु शिखर की। फिर शेर ये सिरोही में है 1597 मीटर। दिलवाड़ा या देलवाड़ा ये भी सिरोही में है 1442 मीटर। जरगा पहाड़ी उदयपुर 1431 मीटर। अंचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। आबूखंड सिरोही 1295। कुंभलगढ़ राजसमंद 1224। ऋषिकेश सिरोही 1017 मीटर है ना। फिर कमलगढ़ ये भी उदयपुर में है 1000 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। फिर एक भाखर एरिया आता है, भाखर एरिया आता है। तो यहाँ पर ये भाखर ये बेसिकली छोटी छोटी पहाड़ियों का एरिया है। भाखर इसमें 3 भाखर आते हैं। कौन कौन से? रोजा भाखर, इसराना भाखर और झलोरा भाखर। रोजा भाखर, इसराना भाखर और झलोरा भाखर। ये है कहाँ? जालौर में। गुरु शिखर को तो इसमें एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको याद कर सकते हैं कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो, गुरु से दिल में जरा आशा रखो। गुरु से क्या होगा? गुरु शिखर 1722 मीटर। से शेर 1597 मीटर। दिल तो दिल से दिलवाड़ा या देलवाड़ा तो ये 1442 मीटर है। फिर जरा से जरगा 1441 मीटर। फिर आशा से अंचलगढ़ ये 1380 मीटर है। और खो से ये आबूखंड है, ये 1295 मीटर है। फिर कुंभा ऋषि कमल सज्जन, कुंभा ऋषि कमल सज्जन
तो इससे आप कुंभलगढ़ देख सकते हैं, 1224 मीटर है। तो ऋषिकेश हो गया 1017 मीटर। फिर कमल से कमलनाथ 1000 मीटर। और सज्जन से सज्जनगढ़ 1900, सज्जनगढ़ कितना है 938 मीटर। तो ये है। फिर कुछ ध्यान रखिए कि हम लोग ये किसके देख रहे हैं, तो हम लोग ये दक्षिणी अरावली की पहाड़ियां देख रहे हैं, पता चले आप भूल जाएं इस चक्कर में। फिर ये दिवेर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी, बिजराल पहाड़ी और पिडमान पठार। क्या क्या? दिवेर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी, बिजराल पहाड़ी और पिडमान पठार। ये कहाँ है? राजसमंद में। ऊपरमाल का पठार, इसको आप पढ़ेंगे। तो ये जो बिजौलिया है, बिजौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिजौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में है। से लेकर भैंसरोडगढ़, ये कहाँ? चित्तौड़ में। ये एक एरिया है ना। तो ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो बिजौलिया जो कि भीलवाड़ा में है, से भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़ में है तक फैला हुआ है। मेसा पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। मेसा पठार, धोराजी पठार, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। रत्नगिरी पहाड़, रत्नगिरी पहाड़ी है ये, तो ये अजमेर में है। डोरा पर्वत जसवंतपुरा जालौर में है। नागपानी उदयपुर में है। सुंदा पर्वत ये कहाँ है? भीनमाल जालौर में है। फिर माकड़ मगरा ये उदयपुर में है। सायरा ये भी उदयपुर में है। लीलागढ़ ये भी उदयपुर में है। और गोगुंदा ये भी उदयपुर में है। तो आप सोच रहे होंगे क्या इतनी पहाड़ियों को याद करना पड़ेगा? हाँ, याद करना पड़ेगा, है ना। कुछ तो याद करना पड़ेगा, है ना। तो मेन ऊपर वाले तो याद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इनको दिमाग में रखिएगा। फिर चलिए तो एक बार और भोरट के पठार को देख लेते हैं। तो भोराट का जो पठार है ये गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच फैला हुआ है। भोमट का पठार ये सिरोही उदयपुर और डोंगरपुर में है। सिरोही उदयपुर डोंगरपुर। भाखर, तो सिरोही में उबड़ खाबड़ पठार है। भाखर क्या है? बेसिकली ये सिरोही में उबड़ खाबड़ पठार है, हमने देखा था। ये इसमें तीव्र और तिरछी ढालान होती है। तो 56 का पर्वत ये उदयपुर में है, 56 पर्वत। फिर इसमें देखिए एक मोती मगरी है, उदयपुर में है। मछली मगरी उदयपुर में है। और हिरण मगरी ये उदयपुर में है। फिर बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर, तो ये याद रखिएगा उदयपुर में ये 4-5 चीजें हैं। कौन कौन सी? 56 पर्वत, मोती मगरी, मछली मगरी, हिरणी मगरी और बिछामेड़ा पहाड़ी। तो मगरी ये उदयपुर, 56 उदयपुर और बिछामेड़ा पहाड़ी उदयपुर। तो ये थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से देख लीजिए। तो यहाँ पर कहीं, अगर ये राजस्थान का मैप है, यहाँ पर कहीं भोराट का पठार है। फिर ये बिजौलिया पठार, ये ऊपरमेल का पठार, ये है ना ऊपरमाल का पठार। और ये भैंसरोडगढ़ है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। फिर ये उदयपुर है। और ये भोमट कहाँ है? सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर में। और अरावली में अगर देखा जाए तो कुल कितने जिले अगर आ सकते हैं इसमें, तो उदयपुर आएगा, डूंगरपुर आएगा, सलुम्बर आएगा, प्रतापगढ़ आएगा, चित्तौड़ आएगा, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, है ना, दोदू, जयपुर, पाली, जयपुर ग्रामीण, अलवर, खेलथर, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू, ये सब एरिया आएंगे, ये सब जिले आएंगे अरावली में। टोटल जो है 80% भाग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जो अरावली पर्वत है इसमें प्रमुख जो नाल या दर्रे जिन्हें कहते हैं उनको देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको आप एक जगह अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जो पहला जो दर्रा है वो जीलवाड़ा या जीलवा कीनाल है। जीलवाड़ा या जीलवा कीनाल, ये कहाँ है? ये पाली में है, पाली, ठीक है। दूसरा है देसुरी कीनाल, ये कहाँ है? ये भी पाली में है, देसुरी कीनाल। फिर सोमेश्वर कीनाल, ये कहाँ है? ये भी पाली में है, चौथा है केवड़ा कीनाल, ये कहाँ है? उदयपुर में केवड़ा कीनाल। पांचवा फुलवारी कीनाल, ये कहाँ है? ये भी उदयपुर में है। छठवां है और जो फुलवारी की नाल है दोस्तों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है, ये भी याद रखिएगा। फुलवारी की नाल राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हल्दी घाटी की नाल, ये कहाँ है? ये राजसमंद में हल्दी घाटी की नाल। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बड़ा दर्रा है, बर दर्रा, ये कहाँ है? ये ब्यावर में बर दर्रा। फिर नेक्स्ट है
पखेरिया, पखेरिया दर्रा, ये कहाँ है? ये ब्यावर में, ये भी ब्यावर में, पखेरिया दर्रा। फिर एक है सुराघाट दर्रा, सुराघाट दर्रा, सुराघाट दर्रा, ये कहाँ है? ये भी ब्यावर में, ये भी ब्यावर में। फिर शिवपुरी घाट, शिवपुरी घाट दर्रा, शिवपुरी घाट दर्रा, ये भी ब्यावर में। फिर गोरम, गोरम घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा और खामली घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा दर्रा और खामली, खामली घाट दर्रा, ये दोनों राजसमंद में। दर्रा क्या है? दर्रा बेसिकली पहाड़ियों के मध्य संकीर्ण मार्ग होता है, तो ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। चलिए इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब देखेंगे हम पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। तो यह गंगा व यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदान गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये दोस्तों गंगा नदी है, ये यमुना नदी, ये यमुना नदी है, फिर ये यहाँ से चंबल नदी है, और ये बनास नदी, फिर यहाँ से ये बनास नदी है, ये और ये गंभीरी है, ये जो छोटा सा ये यहाँ पर सहायक सहायक है, ये गंभीरी है, और ये बेड़ज नदी है, बेड़ज नदी है। तो बेसिकली जो ये पूर्वी मैदान है ये गंगा और यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो गंगा और यमुना की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना है, चंबल है, गंभीरी है, बनास है और बेड़ज है। तो इनके द्वारा यह मैदान बनाया जाता है, पूर्वी मैदान। यहाँ की जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी वैसे भी आप जानते हैं कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, और सर्वाधिक कृषि योग्य, अगर उपजाऊ है तो कृषि योग्य होगी, और सर्वाधिक जनसंख्या भी यहाँ पर रहेगी। तो जिस सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो यहीं पर पाया जाता है। जैसे गंगा के मैदान में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, इसी प्रकार अगर क्योंकि वहां भी मिट्टी जलोढ़ है, अगर मिट्टी जलोढ़ है तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाएगा। ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है, ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो ये आप देख लीजिए, ये बनास नदी है, ये बनास नदी। तो थोड़ा सा रफ मैप है दोस्तों, जल्दी जल्दी में नोट्स बनाने हैं और खत्म करना है, तो थोड़ा सा इसको आप कंसिडर करिएगा। ये बनास नदी है ना, और ये जो एरिया है ये पूर्वी मैदान का एरिया है राजस्थान का। अगर ये मैप है, ये तो है ना, ये तो मरुस्थलीय एरिया हो गया, मरुस्थलीय एरिया हो गया। ये अरावली, ये मरुस्थलीय एरिया हो गया है ना, ये अरावली का एरिया हो गया। ये पूर्वी मैदान है। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे, हड़ौती का पठार है ये, तो इसको भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो अभी तो अपन पूर्वी मैदान पर फोकस करेंगे। और ये जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, ये अरावली को पूर्वी मैदान से अलग करती है। फिर ये 75 सेंटीमीटर रेखा है ये। तो ये कुल मिला के आपको इतना जानना है कि ये है पूर्वी मैदान का एरिया। तो पूर्वी मैदान 50 सेंटीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। 50 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। पूर्वी मैदान को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो पूर्वी मैदान को हम लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बनास बाणगंगा मैदान, बनास बाणगंगा मैदान, फिर चंबल बेसिन और फिर माही बेसिन। बनास बाणगंगा मैदान, चंबल बेसिन और माही बेसिन। तो जो बनास बेसिन है इसको निम्न 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बनास बेसिन को फर्दर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली मैदान, मालपुरा करौली मैदान। तो मेवाड़ का मैदान ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा में पाया जाएगा। मेवाड़ का मैदान कहाँ? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा और राजसमंद में पाया जाएगा। यहाँ पर एक खेराड़ क्षेत्र शाहपुरा में है, तो ये महत्वपूर्ण है। जहाजपुरा तहसील का क्षेत्र है ये खेराड़ क्षेत्र। कहाँ है? शाहपुरा में। खेराड़ क्षेत्र कहाँ है? शाहपुरा में। फिर मालपुरा करौली का मैदान, तो ये कौन कौन से जिलों में आता है? ये केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, है ना। फिर यहाँ पर माल खेराड़ है, ये टोंक जिले का क्षेत्र है, माल खेराड़। तो खेराड़ क्षेत्र ये कहाँ का है? शाहपुरा का। और माल खेराड़ ये टोंक जिले का क्षेत्र है। बाणगंगा जो ये बाणगंगा बेसिन है ये कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर में फैला है, बाणगंगा बेसिन। चंबल बेसिन अब दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला क्या था? बनास बाणगंगा मैदान, फिर चंबल बेसिन। तो चंबल बेसिन को देखते हैं। तो इसमें चंबल तथा इसकी सहायक नदियां आती हैं। फिर इसमें जो चंबल नदी है अपने अवनालिका अपर्दन यानी गुली एरोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें जो जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर ये गली एरोजन पाया जाता है? तो ये है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। उत्खात भूमि ये बैडलैंड टोपोग्राफी है। तो बीहड़ का नहीं तो बैडलैंड या उत्खात भूमि यहाँ पर ये किससे रिलेटेड है? तो ये चंबल के बेसिन से ही रिलेटेड है। बीहड़ का अर्थ क्या होता है?
घने जंगल, न बीहड़ का अर्थ घने जंगल होता है। फिर यह चंबल हाँ, यहाँ पर चंबल नदी सर्वाधिक इसका जो अपर्दन है या कि जो गली एरोजन है ये सब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर नेक्स्ट है माही बेसिन। तो माही बेसिन ये देख लीजिए, यहाँ से अगर माही बेसिन है तो ये पूरा गुजरात तक जाती है। तो ये बांसवाड़ा, तो इसका सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक जो पूर्णांक है ना, तो सर्वाधिक विस्तार पूर्णांक ढाल है इसका, है ना। ये 8 से 10 मीटर या 10 किलोमीटर इसका पूर्णांक ढाल है इसका। ये बांसवाड़ा से छप्पन के मैदान से होते हुए प्रतापगढ़ और ये डूंगरपुर से होते हुए गुजरात की ओर जाती है। और जो 56 का मैदान है ये प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में है। 56 का मैदान ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का एरिया है ना। तो ये 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। बांगड़ क्या है इसको देख लेते हैं। तो माही नदी डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में पहाड़ों को काटती है, उस क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। माही नदी जो है वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में पहाड़ों को काटती है, उस क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है। इसको प्राचीन पुष्प प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ महुआ के वृक्षों की प्रधानता है। पुष्प प्रदेश कहते हैं प्राचीन। यहाँ की जो मिट्टी है लाल लोमी है मिट्टी है, इसमें आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को यहाँ क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। तो यहाँ पर आदिवासियों द्वारा कृषि की जाती है और ये झूमिंग कल्टीवेशन है, इसे क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। पूर्वी मैदान के जिले कौन कौन से होंगे? तो खैरथल, तिजारा होगा, अलवर होगा, है ना, डींग होगा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, फिर गंगापुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा, बांसवाड़ा, दूतू और टोंक। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग अपना ये पूर्वी मैदान समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग अब दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हड़ौती का जो मैदान है, हड़ौती प्रदेश है, उसको देखेंगे। तो ये एरिया, ये चंबल नदी है और यहाँ पर ये जो एरिया है ये चंबल, पार्वती, काली सिंध का जो ये नदी का एरिया है यही है हड़ौती पठार या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसकी ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर है और यह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। इसकी मिट्टी मध्यम काली है। यहाँ पर कपास और सोयाबीन की खेती धड़ल्ले से होती है ना। इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में कौन कौन सा? पहला है विंध्यन कगार भूमि। विंध्यन कगार भूमि के 3 उपभाग हैं। पहला है अर्धचंदाकार पहाड़ी, दूसरा है नदी निर्मित बेसिन और तीसरा है शाहबाद का क्षेत्र। तो विंध्यन कगार भूमि, इसके जो पूर्वी जो दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश है या हड़ौती का प्रदेश है उसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। अब विंध्यन कगार जो भूमि है उसके 3 उपभाग हैं। कौन कौन से? अर्धचंदाकार पहाड़ी, नदी निर्मित बेसिन और शाहबाद का क्षेत्र। जो दक्कन पठार है इसको फिर 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन सा है? ये डग गंगधर प्रदेश है, डग गंगधर प्रदेश और झालावाड़ का पठार। तो ये दक्कन पठार, इसको 2 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। तो विंध्यन कगार भूमि क्या है? तो ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में ये है ना पाया जाता है विंध्यन कगार, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में। तो ये देखिए धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में ये है विंध्यन कगार, ये पाया जाता है। ठीक है ना। ये अपना दक्कन का पठार हो गया। ये कोटा, बूंदी, है ना, बारा और झालावाड़ में फैला हुआ है। इसे ही है ना हड़ौती पठार कहते हैं। और ये डंग गंगधर प्रदेश है ये और ये दक्कन का पठार। बेसिकली जो हड़ौती पठार है ये दक्कन के पठार का ही ना एक हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि है तो बेसिकली दक्कन के पठार का ही एरिया। तो अब ये हड़ौती है ना, इसका अलग से नाम हो गया, तो हड़ौती पठार हो गया। ये गंगाधर है ना डग गंगाधर का प्रदेश है ये, और ये विंध्यन कगार है। तो अर्धचंदाकार जो पठारी है, पहला हमने देखा था ना विभाजन विंध्यन कगार में, तो पहला है अर्धचंदाकार पहाड़ी। तो ये है अर्धचंदाकार पहाड़ी। तो इसमें जो ये है ये बूंदी की पहाड़ी है और ये सबसे ऊंची चोटी है ना। सबसे ऊंची चोटी क्या है? संतूर, बूंदी में सबसे ऊंची चोटी संतूर बूंदी में है। फिर रामगढ़ पहाड़ी बरा में है ना, बरा में रामगढ़ पहाड़ी है और यह घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ी है, रामगढ़ पहाड़ी। फिर कुंडला पहाड़ी है, कोटा में है कुंडला पहाड़ी। मुकुंदरा पहाड़ी भी है, ये मुकुंदरा पहाड़ी भी है। कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा पहाड़ी। फिर यहीं पर दोस्तों ये चांदबाड़ी या चांदमाड़ी, ये झालावाड़ में चांदबाड़ी या चांदमाड़ी या हड़ौती प्रदेश है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है चांदमाड़ी या चांदबाड़ी। फिर दूसरा जो भाग है नदी निर्मित बेसिन। तो नदी निर्मित बेसिन में इसमें चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियां आती हैं। बेसिकली शाहबाद क्षेत्र ये बरा में पाया जाता है। तो बरा जिले का
उच्च भूमि क्षेत्र है, ये बारां जिले का उच्च भूमि क्षेत्र है। फिर दक्कन का पठार, अब दक्कन के पठार को हमने देखा था 2 भागों में बांट सकते हैं, तो ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां में पाया जाता है। इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, कौन कौन से, डग गंगधर प्रदेश और झालावाड़ का पठार। झालावाड़ का पठार बट ऑब्वियसली कहाँ होगा, झालावाड़ में होगा। फिर ये डग गंगधर प्रदेश, ये झालावाड़ का दक्षिण पश्चिमी जो भाग है, ये डग गंगधर प्रदेश कहलाएगा, है ना, झालावाड़ का दक्षिण पश्चिम भाग। और जो समुद्र तल की जो ऊंचाई है कितनी है, 450 मीटर, 450 मीटर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या इसी को हड़ौती प्रदेश कहते हैं, में कौन कौन से जिले आते हैं इसको देख लेते हैं। तो कोटा आएगा, है ना, बूंदी आएगा, बारां आएगा, झालावाड़ आएगा, सवाई माधोपुर आएगा, भीलवाड़ा आएगा और चित्तौड़ आएगा। फिर ये ऊपरमाल का पठार है, ऊपरमाल का पठार, इसको थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है। यह पठार अरावली तथा विंध्यन पर्वतमाला को दर्शाने वाली भौतिक इकाई है। यह पठार अरावली तथा विंध्यन पर्वतमाला को दर्शाने वाली एक भौतिक इकाई है। तो मान लो अगर ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है और ये यहाँ पर अरावली होगा, अरावली यहाँ होगा और ये विंध्यन पर्वतमाला, तो यहाँ पर जो एरिया होगा ये ऊपरमाल पठार, यह अरावली और विंध्यन पर्वतमाला को दर्शाने वाली भौतिक इकाई है। फिर अब थोड़ा सा एक लास्ट में ओवरव्यू ले लेते हैं, जो भौतिक प्रदेश है जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसका एक ओवरव्यू लास्ट में ले लेते हैं। तो मरुस्थल, इसमें जनसंख्या 40% जनसंख्या निवास करती है, इसका क्षेत्रफल 61.11% है। अरावली में 10% जनसंख्या और क्षेत्रफल 9% है इसका, राजस्थान का। पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या रहती है और 23% ये क्षेत्र है। फिर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये 11% यहाँ पर जनसंख्या रहती है और 6.89% ये क्षेत्रफल है। अब शेष तो मरुस्थल है ना, मरुस्थल ये टेथिस सागर का ये अवशेष है, पहले ही पढ़ा था। अरावली पर्वत, ये पर्वतमाला, ये गोंडवाना प्रदेश का या गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। पूर्वी मैदान ये भी टेथिस सी का पार्ट है और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का है ना। तो टेथिस सी गोंडवाना लैंड, टेथिस सी गोंडवाना लैंड, ये याद रखिए, क्रम याद रखिए। कालक्रम, तो ये प्लेस्टोसीन में बना है, कौन, मरुस्थल, मरुस्थल है ये प्लेस्टोसीन में बने हैं। फिर अरावली, ये प्री कैम्बियन काल की जो घटना है अरावली का बनना, और जो पूर्वी मैदान है ये प्लेस्टोसीन एज में बना है, प्लेस्टोसीन एज में बना है। और हड़ौती का पठार ये क्रिटेशियस एज में बना है, क्रिटेशियस एज में बना है। मिट्टी तो मरुस्थली या रेतीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी, बट ऑब्वियसली यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी, कहाँ, अरावली में। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी और यहाँ पर मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है।